दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर यहाँ पर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि दिल्ली में पूरी राजनीतिक हलचल इतनी ज़बरदस्त है। एक तरफ तो पार्लियामेंट चल रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव चल रहा है। वोटिंग है कल सुबह दिल्ली में और उसके बाद दिल्ली की किस्मत का फैसला हो जाएगा। ऐसे में यूपी का भी पूरा-पूरा दखल दिल्ली में रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस में भी एक अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी इस बार जिंदा होती दिख रही है इसमें। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव ने महाकुंभ के बारे में भी पार्लियामेंट में अच्छी खासी चर्चा की है और उस चर्चा में काफ़ी कुछ सच्चाई उन्होंने सामने रख दी है। योगी आदित्यनाथ की भी सच्चाई उन्होंने कई जगह सामने रख दी है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और दिल्ली का वो खेमा जिसके बीच में कभी बनी नहीं है, हमेशा भिड़ती रही है, उसको भी थोड़ी-सी और चिंगारी दे दी है। चर्चा करते हैं सुभाष जी के साथ और हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर सूरज यादव भी जुड़ रहे हैं। उनको भी साथ में जोड़ते हुए इस बात को आगे बढ़ा के डिस्कस करते हैं कि सुभाष जी आपको क्या लगता है दिल्ली का ये चुनाव जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि क्लियर करने वाला है क्योंकि अलायंस की अगर बात करते हैं तो अलायंस में भी एक बड़ी क्लैरिटी यहाँ पर हो जाएगी कि क्योंकि पार्लियामेंट में कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे एक विचार में, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो हम अलग-अलग भी हो जाते हैं, ये भी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं राजनीतिक कल्चर में। आपका क्या कहना है कि दिल्ली में पहली बात तो कि क्या परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है? दूसरा उत्तर प्रदेश को लेकर के जो पार्लियामेंट में कुंभ पर बात हुई है, ये कितनी आगे जाएगी चर्चा? देखिए मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव में जो फाइट है वो बीजेपी और आप इन दोनों पार्टियों में है और कांग्रेस ये तीसरे नंबर पे रहेगी। पिछली बार हमने देखा कि कांग्रेस को सिर्फ 5% का वोटिंग शेयर था और इस बार कांग्रेस ने कुछ प्रयास किया कि 2 महीने पहले ही उन्होंने कैंपेन शुरू किया था। कुछ उम्मीदवारों के नाम पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे जिसके तहत उनको उस उम्मीदवारों को ज्यादा कैंपेन करने का मौका मिले। लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें कांग्रेस का जो माहौल दिखा नहीं और लोगों ने यही कहा कि कांग्रेस का माहौल नहीं दिख रहा है, कौन बड़ा लीडर कांग्रेस का है ये पता नहीं है। तो संदीप दीक्षित इनका ही चेहरा आगे किया जा रहा है। वही पुराने चेहरे जो 2 बार पीट चुके हैं उन्हीं को कांग्रेस ने इस बार आगे किया। इसका खामियाजा जाहिर है कि कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। परसेंटेज के हिसाब से कितना वोट उनका बढ़ेगा, कि सीटें उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। पिछले 2 चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि 8 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और उसके पहले सिर्फ 3 सीटें उनकी जीती थी। और आम आदमी पार्टी जो है वो खुद कह रही है कि वो 55 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसका मतलब ये है कि उनको उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा बीजेपी उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है और बीजेपी ने पूरी तरह से जोर लगाया गया क्योंकि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, लेकिन दिल्ली की जो असेंबली है वो हथिया नहीं पाए। कई सारे उन्होंने कोशिशें की लेकिन हुआ नहीं। तो इस बार बहुत ही पूरी तरह से वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद 3 मीटिंगें ली, अमित शाह भी कई जगह पे वो गए और आरएसएस ने पूरी दिल्ली का जो दिल्ली है उसको 30 हिस्सों में बांटा था जिसको वो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं और उन्होंने वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता लगा के अपनी तरफ से कोशिश की है कि वहां पे लोगों को भड़काने की और बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है वो उठाने की। तो ये देखते हुए दिल्ली का मुकाबला दिलचस्प रहेगा और इस बार देखना ये है कि क्या फिर से एक बार आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती है। विनीता जी। सूरज जी आप क्या कहेंगे क्योंकि आपकी तो काफ़ी कड़ी नज़र दिल्ली पर चल रही है, अंदर की इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी पूरी आपके पास होगी। दिल्ली में क्या आपको नज़र आ रहा है कि जो अलायंस खुलकर नहीं हो पाया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो एक-दूसरे को क्या नुकसान पहुँचाने वाला है इस बार? जो भी वोट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है और वो अगर बढ़ता है तो नुकसान होगा ही। लेकिन 2-3 बातों को मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि बीजेपी डेस्परेट है दिल्ली पर अपना राज कायम करने के लिए, दिल्ली विधानसभा पर। हालांकि पिछले दिनों में वो दिल्ली में शासन में नहीं आ पाई। पिछले से पिछले बार उनको 3 विधायक मिले, उसके बाद 7 मिले। इस बार उम्मीद वो हम लगा रहे हैं कि उनको कुछ और सीटें बढ़ेंगी। लेकिन जो ये चुनावी धांधली करते हैं उसमें ये मामला शुरू हो चुका है। मैं एक आपको जानकारी दूं, हमारे चूंकि मेरे कॉलेज का एक सेक्शन जो इलेक्शन पर्पसेस के लिए ले लिया जाता है और भी हमारे कई सहयोगी और प्रोफेसर्स हैं जिनकी पत्नियां दिल्ली सरकार में
बतौर शिक्षक हैं और वो लोग चुनावी ड्यूटी में जाते हैं। आज एक हमारे साथी बहुत साझा कर रहे थे कि आमतौर से बढ़ता है वो 4 बजे सवेरे लगभग बढ़ता है, और चूंकि दिल्ली में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ 1-2 घंटे में नहीं पहुंचा जा सके, तो सब समय पर रहते हैं और वहां पर भी जाकर उनको एजेंट्स के सामने ईवीएम को एक तरह से दिखाना पड़ता है। तो इस बार जो ईवीएम्स हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको शाम को ही बांट दी गई है। अब क्यों बांटी गई है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ा हेडेक है उसमें। जो महिलाएं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने जो पुरुष साथी हैं या जो उनके साथ है उनको ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन सभी की नींद इसलिए उड़ी हुई है कि रात को अगर वो इतना महत्वपूर्ण चीज उनके हाथ में है और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती या किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन होता है तो सीधे सीधे उन पर आरोप आएगा। तो ये मुझे भी लगा और मैं कई जगह इस बात की जानकारी लिया हूँ, तो इस सूचना में सच्चाई थी। और आज अभी जब मैं कॉलेज से लौट रहा था तो कई जगह बैरिकेडिंग थी, रिंग रोड पे अच्छी खासी कई जगह जाम लग चुकी थी। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मेरी अपनी समझ है, जो मैं लोगों से, अपने स्टूडेंट्स से, अपने कलीग सबसे बात किया हूँ, हमारे कर्मचारी साथी हैं, हम जहाँ आते जाते हैं उन लोगों से जो बातचीत हुई है, उस आधार पर ये निष्कर्ष मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी शासन में आएगी, भारतीय जनता पार्टी गेन करेगी। अब वो कितनों को पैसे के बल पर किस तरह से सरकार अपनी बना लेती है वो अलग विषय है, वो चुनाव के बाद देखा जाएगा। जी। और यहाँ पर क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, जब शुरुआत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे सुभाष जी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुंभ को लेकर के जो बात हो रही है, क्या कुंभ भारी पड़ने वाला है? क्योंकि इतनी बड़ी घटना ये हुई है इतिहास की, मतलब कभी लोग भूल नहीं पाएंगे इसे। इसके नंबर्स अगर ऑफिशियल नहीं भी सामने आए हैं तो लोगों को जानकारी तो फिर भी मिल ही रही है ना। ये कुंभ के बारे में जो लीपापोती हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, और जिस तरह से ये पूरा मामला दबाने की कोशिश योगी सरकार ने वहां पे की, वो यानी ये किसी सरकार को शोभादायक नहीं है। और खुद योगी, इन्होंने 17 घंटों के बाद, यानी प्रधानमंत्री ने शोक प्रकट किया, उसके 17 घंटे बाद उन्होंने माना कि हाँ ऐसा कोई हादसा हुआ है। और जिस तरह से वो हादसा हुआ, और जो अखिलेश यादव, इन्होंने सदन में बताया लोकसभा में कि जेसीबी लेकर, जेसीबी का उपयोग करके वहां पे जो भी भक्तों के कपड़े पड़े हुए थे या चप्पल पड़े हुए थे, उसको जेसीबी से उठा के वो फेंका गया। तो इसका पूरा अंदेशा सरकार का दिखता है कि लीपापोती करने का इसमें मामला था, क्योंकि उनको आशंका थी कि इसका जो परिणाम है वो दिल्ली चुनाव पे पड़ेगा। लेकिन हाँ, हालांकि बात तो समझ आती है, और सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है तो बात तो पहुंच गई है। अब देखना होगा कि कितना इसमें होगा। और इस पूरे घटनाक्रम को अलग से का मोड़ देने के लिए वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। इसका मतलब है कि जो हुआ वो अगर भगवान का दिया हुआ है, तो कुंभ के लिए वहां पे कोई हादसा ना हो, इसके लिए जो प्रयास किए गए, क्या वो भगवान के खिलाफ थे या भगवान की इच्छा के खिलाफ थे, ये वीएचपी को बताना होगा। लेकिन जिस तरह से लीपापोती हुई है, मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है। सूरज जी, यहाँ पर कई तरह के सवाल, जो बात सुभाष जी ने कही है, आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव पर कुछ इसका असर पड़ सकता है? और अगर दिल्ली चुनाव पे नहीं पड़ेगा तो क्या योगी की कुर्सी पर पड़ेगा ये असर? दोनों जगह असर पड़ेगा। योगी जी की कुर्सी पर नहीं असर पड़ता तो ये इसको झांप तोप करने का इतना भरसक प्रयास नहीं करते। और जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया के कॉन्डोलेंस के बाद और जिस तरह से प्रधानमंत्री के कॉन्डोलेंस के बाद उन्होंने इसको धीरे धीरे माना, पहले माना कि 30 लोगों की जाने गई हैं, फिर उसके बाद कई जो गोदी मीडिया है, जो रेगुलर मीडिया या जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन लोगों ने भी शायद इस पर एक अलग अंदाज से, अलग ढंग से इसको लिया। और कुछ अखबार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त खुलासा किया है। उन्होंने जाकर वो सभी जगह जहाँ पर उन डेड बॉडीज़ को रखे हुए थे उसकी तहकीकात की है, और वो सब दिखाया जा रहा है सभी जगह। यूट्यूब पर तो है ही, सोशल मीडिया पे, लेकिन इससे अधिक ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है।
और ये मैं जानता हूँ और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बिहार से कई गांव के लोग बता रहे हैं कि उनके गांव से इतने लोग मिसिंग हैं, अभी तक नहीं उनका पता चला है। इस तरह से दिल्ली से भी जो लोग गए हैं और जो इसके कारण अगर वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, अथवा जिनको वो कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गई है चूंकि उनकी जान कुंभ में गई है, वो एक बागेश्वर है वो बोल रहा है। तो इस तरह से जो बातें आ रही हैं सामने वो तो बहुत शर्मनाक है ही, लेकिन जो हिंदुत्व के आधार पर राजनीति होती है इसमें दो फाड़ हो चुका है। हम देख रहे हैं कि कुछ जो शंकराचार्य हैं वो बहुत कस के इस बात का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मोदी ये योगी जी को यहाँ तक कि इस्तीफा देने की बात मांग भी कर डाली है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो जिस ढंग से जो एक वीआईपी ट्रीटमेंट कई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े लोगों को या पैसे वाले कुछ लोगों को दिया गया, उसके कारण इन हादसों से बहुत से ऐसे जो हिंदू थे जो कुंभ में नहाने आए वो निश्चित तौर से अपने आप को हिंदू मानते भी थे भी, उनकी जानें जो गई हैं ये भारी पड़ेगा पूरे के पूरे बीजेपी के केंद्र की सरकार पर भी और दिल्ली के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन इसमें एक जो अंधभक्त होते हैं उनका नैरेटिव भी शुरू है उधर। अभी मैं मार्केट में था तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन जिम्मेदार कौन है, यानी कि योगी जी जिम्मेदार नहीं है, ये बताना चाह रहे थे। यानी कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो शासन को भोग रहे हैं, जिस तरह से वो तमाम अपने आप को वीआईपी का लगा के तगमा और अन्य लोगों को कष्ट दे रहे हैं या उनके जो धार्मिक भावना है उसके साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इस बात को वो नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन चुनाव में और जो उल्लास होना चाहिए किसी भी पार्टी को जीत दिलाने के लिए, खासतौर से जब दोनों पार्टियों के द्वंद्व में यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत ही जबरदस्त एक तरह से मुकाबला हो, वो भारतीय जनता पार्टी में मिसिंग है। उनके इक्के दुक्के लोग जो हैं, जो बहुत ही कट्टर समर्थक हैं, वो दावा कर रहे हैं कि ये जीतेंगे। और कई क्षेत्रों में और एक दो क्षेत्रों में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी संविधान को बचाने के लिए, और जिस तरह से संविधान पे हमला हो रहा है कुंभ में, अभी जो हिंदू राष्ट्र की संविधान का विमोचन हुआ है या उसको खुलासा किया गया है, उस सब का विरोध एक देशभक्त पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी करेगी, तो शायद लोगों के वोट देने पर इसका असर होगा। जी सुभाष जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि मान लीजिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा कलंक रहा गोधरा कांड को लेकर, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ कि राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई और घटना होने के बाद उसे छिपाने वाली जो हरकत हुई है जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वर आनंद, उन्होंने भी सीधे सीधे इस पे सवाल उठाए हैं इस बात को लेकर, और कई बार बहुत कुछ बोल चुके हैं, शुरू से इस्तीफा मांग रहे हैं, बल्कि खबरें तो अभी आ रही हैं कि उनके ही शंकराचार्य की उपाधि को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है। तो ये कौन सा मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति है, क्या कहेंगे इसको एग्जैक्टली कि कोई भी एथिकल चीज नहीं बची है? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान ने के वक्त में जब हुआ था, रेलवे स्टेशन पर हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यहाँ पर ये इस्तीफा तो दूर की बात है, उल्टा उस पर मिट्टी डाल करके लाशों पर एक तरह से दबा करके सारी बात को आगे मूव करना चाह रहे हैं, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं। मतलब इतना बदलाव, आप भी जर्नलिस्ट इतने सालों से हैं, इतनी परिस्थितियां देखी हैं, इसके लिए कौन सा टॉलरेंस लेवल, कौन सी जगह कहेंगे जहाँ पे इसे बर्दाश्त किया जा सकता है इस तरह की स्थितियों को? देखिए, सत्ता लालसा ये एक ही शब्द इनके लिए काफी है, क्योंकि सत्ता के आगे इनको कुछ नहीं सूझता, कोई जिम्मेदारी उनकी होती नहीं है। हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि कई सारे कांड हुए, कई सारे आरोप हुए, लेकिन कोई किसी भी मिनिस्टर का इस्तीफा होता नहीं है। उल्टा वहां पे जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में, तो वो खुद डिक्लेयर करते थे कि क्लीन चिट मिल गई उनको, तो वो मंत्री तुरंत बरी हो जाता था। तो यानी वो एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते कि उनके कार्यकाल में किसी को भी करप्शन के कारण मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा, या किसी भी हादसे के लिए किसी भी मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ा। हम लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आज भी लेते हैं कि रेलवे
एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने रेल मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। इतने सारे रेल एक्सीडेंट्स हो गए, एक भी रेलवे मिनिस्ट्री का किसी भी बाबू का भी अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया। पूरा पुलवामा हुआ, उसके बारे में कोई किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। तो ये जिम्मेदारी लेने की बात जब आती है तो बीजेपी मुकर जाती है, और लेकिन जब वो विपक्ष में रहती है तो हर बात के लिए वो बाकी पार्टियों के जो मंत्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी की बात जरूर करती है, उनके लिए रोजाना इस्तीफा मांगती है और वो सारी चीजें करती है जो एक विपक्ष करना चाहता है। लेकिन जब वो खुद अब सत्ता में होती है तब ये सारी नियम जो है वो उनके लिए लागू नहीं होते। ये दोगलापन जो है वो बीजेपी हमेशा दिखाती रहती है। ये बहुत अजीब परिस्थितियां हैं। सूरज जी, आखिरी सवाल, ये योगी आदित्यनाथ एक गोरखपुर पीठ जो है उसके उत्तराधिकारी हैं, और कोई भी व्यक्ति जो भगवा पहन रहा है उसके बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो कि आपको आम जनता से अलग होकर चलने पड़ते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप तक को त्यागा हुआ है। कोरोना के वक्त में जब उनके पिता की जब मौत हुई थी तो वहां पर गए भी नहीं थे उनको अंतिम अग्नि देने के लिए। इतना तक उन्होंने कहा क्योंकि मैंने छोड़ चुका हूँ सबको। और जानकारियां ये भी कहती हैं कि उनके माता पिता कभी उनसे मिलने भी आया करते थे तो उनको आम जनता की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन जब इतने लोगों की मौत हो रही है तो सच बोलने का दम कहाँ चला गया है? नहीं, आपने कहा कि जो वहाँ लोग पाप धोने आते हैं। अब एक पुरानी फिल्म हीरोइन है, वो बहुत तरह से कंट्रोवर्शियल रही हैं, उनके अपने बारे में कई तरह की बातें उठी हैं, और वो अचानक से महामंडलेश्वर उनको दे दिया जाता है। बाद में उससे पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया होती है, और उनको जो जिन लोगों ने मदद की है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। तो ये सब मामले ऐसे हैं जो पूरे के पूरे धार्मिक स्थिति को एक तरह से लोगों की नज़र में रोज नीचे गिरा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तथाकथित जो हिंदू धर्म के जो अगवा है वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं देश को। और देखिए, एक दूसरा भी कंट्रोवर्सी उठा था जिसमें नेताजी के मूर्ति को लेकर सवाल उठाया गया था, और उसी फिर कुंभ में महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी ने कहा कि हर 2 कदम पर 2 व्यक्ति की तस्वीरें लगी हुई है। तो इस पर भी एक सवाल उठा था कि ये तस्वीरें क्यों, क्या वो जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों का प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की जाए। जहाँ तक आपने सवाल उठाया योगी जी के बारे में, तो लोग जानते हैं, कई सारी कहानियां हैं, और उस पर कोई रिसर्च वर्क तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि ट्रक पर लटक के आए थे, यहाँ शुरू में गाय वगैरह को चारा खिलाते थे, उसके बाद अचानक गुरुजी के पैर को दबाते दबाते सीधे कुर्सी पे पहुंच गए। तो ये उनका निजी मामला था। उसके बाद तो वो सदन में भर भर बाल्टी आंसू भी बहाए थे, इतने डरे हुए थे। आज दूसरों को डरा रहे हैं, दूसरे को तड़पा रहे हैं, दूसरे को बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं। ये सब बातें जनता जानती हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी समझ है कि ये सारे चुनाव जो जीत रहे हैं ये, और इतने बड़े विरोध के बावजूद सभी वर्ग जो है, किसान से लेकर युवा से लेकर छात्र से लेकर और जो साधारण लोग हैं, जो जिनको ये एक नया जुमला दिया गया है अभी कि 12 लाख तक आपको टैक्स रिबेट या टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसके बारे में धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिल रही है कि ये भी एक बहुत ही बड़ा जुमला साबित हो रहा है। तो इन सब के बावजूद अगर कोई पार्टी जीतती है और इतने जो लोगों को एक तरह से बिना कोई संवेदना के ट्रीट करती है, ये काम कौन कर सकता है? एक तानाशाह कर सकता है जिसको पता है कि मुझे लोगों के वोट की जरूरत नहीं है, मैं पावर में हूं और रहूंगा। इस तरह की जो मानसिकता है, ये उन्हीं लोगों को आ सकती है जिनको लग सकता है कि लोगों के वोट का मुझे जरूरत नहीं है। नहीं तो एक तरफ उन्होंने मुसलमानों को अलग कर दिया, धीरे धीरे दलितों को अब अलग कर रहे हैं, उसके बाद पिछड़े वर्ग को करेंगे। तो इस तरह से वो जीतेंगे कहाँ और कैसे जीतेंगे, और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये प्रश्न तो उठ ही रहा है। तो ये सवाल जो है वो हर चुनाव में उठेगा, और ये मैं विपक्ष की कमजोरी मानता हूं कि इन सवालों को, जनता के इन सवालों को वो मजबूती से उठाने में अक्षम रही है। जी, वैसे तो कहा जाता है कि अनार्की तब होती है जब प्रजा इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दे, लेकिन आज की तारीख में लगता है कि सत्ता पर बैठे हुए लोग जो है उन्होंने अनार्की पोजीशन
अपने बीच में इतनी बड़ी पैदा कर दी है, जिसकी वजह से तमाम तरह की परिस्थितियां सामने देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।